Born to Shine is India's first scholarship event for girl child prodigies in the field of art and culture. It is a flagship CSR program where we work towards providing encouragement and growth opportunities to the girl child prodigies. We want to make sure that the talent of these girls does not go unnoticed. These prodigies have the capability of representing our culture on global stage if they are rightly identified, nurtured and honed with proper guidance. So, Born to Shine brings to you the Knowledge Series, where we will be talking to experts from various fields of Indian art and culture. These experts will be sharing their exceptional knowledge of Indian art and sharing their guidance with our child prodigies. With this series, we are sure to answer a lot of your queries about who is a prodigy, how to identify a prodigy, and most importantly, how to nurture a prodigy into shaping them to be the stars that they are. Hi, I'm Rihanna and welcome to Born to Shine Knowledge Series. Today, we are going to be interviewing an extraordinary sports person who does this traditional sport, Mallakhamb. He is a perfect example of a prodigy. He does traditional sport that originates from the Indian subcontinent and represents India on global platforms. He is someone who started practicing Mallakhamb at an early age of 10 and has mastered in aerial and acrobatic mediums like silks, rings, rope and pole Mallakhamb. In 2013, he got the prestigious Shiv Chhatrapati Award from the Maharashtra government as an honor for the Best Athlete of the Year. He became the youngest athlete in Maharashtra to receive this prestigious award. He has also worked internationally as a Mallakhamb artist and left his mark globally. Please welcome the Honorable and Incomparable Anup Thakur. So please welcome Mr. Anup Thakur sir. Hi sir, how are you sir? All good. How are you? एकदम great sir. तो सर प्लीज़ आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए. मलखम्ब का स्टार्ट बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए. 1998 में मैंने फर्स्ट टाइम मलखम्ब के बारे में जाना था. मेरी फैमिली बहुत लो बैकग्राउंड, मतलब इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. हम एक ग्राउंड है बोरीली में बहुत बड़ा, MHB ग्राउंड करके बोलते हैं वहाँ पे. और वहाँ पे मैंने वो ग्राउंड पे जस्ट ऐसे मस्ती करने की बहुत आदत थी बचपन से. ट्री पे चढ़ना, फिर उस पर घर बना के पार्टी वार्टी, मतलब बच्चों के साथ. और मेरे एरिया में बहुत ट्राइबल एरिया के बहुत रहते जो आदिवासी लड़के हैं, वो मच्छी पकड़ना, केकड़ा पकड़ना, तो वो उनको पसंद था. तो मैं जस्ट उनके साथ फ़न के लिए जाता था. तो घर पे भी बहुत मार खाता था मैं एक्चुअली. ग्राउंड पे जाने के बाद मैंने वहाँ पे जस्ट देखा, और अक्षय कुमार का में बहुत फ़ैन था मैं. तो हैंड स्टैंड करना, उल्टा फ्लिप करना, ये सब बचपन से ही बॉर्न टैलेंट बोल सकते हैं. और लकीली मैंने वो टाइम पे वहाँ पे मलखम्ब ग्राउंड पे देखा फर्स्ट टाइम. 1998 की बात है. ग्राउंड पे मलखम्ब पे बच्चे कुछ कर रहे थे एक्सरसाइज, जो कि मुझे नाम भी नहीं पता था अभी. और देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ. तो 9 बजे वो BMC ग्राउंड पे था. BMC ग्राउंड पे 9 बजे क्लब बंद होता था, और उसके बाद मलखम्ब बाहर ही रहता था ग्राउंड पे. तो मैंने क्या सोचा, मैं ट्राई करता हूँ. तो सब जाने के बाद मैंने ट्राई किया और मुझे इजीली आ गया वो. मतलब क्या है मुझे नहीं पता, बट क्लाइंबिंग करना, उस पर होल्ड करना, वो सारी चीज़ें मैं इजीली कर रहा था. तो मैं घर पे गया, पापा को बोला कि ऐसा ऐसा पापा करना है. तो पापा बोले ठीक है, मैं बात करता हूँ. और वो जो सर थे, जो मेरे से शायद 10 साल ही बड़े, 9-10 साल, जिन्होंने मुझे सिखाया, विशाल सर, तो वो वहाँ पे सीखते थे वो टाइम पे. और मेरे पापा का सलून का दुकान है, तो पापा के ऐसे कस्टमर से अच्छा खासा बॉन्ड था. तो पापा ने उनको रिक्वेस्ट किया कि इसको ऐसे ऐसे सीखना है. और मेरे फैमिली में 4 जन थे, तो कैसा वो डिफ़िकल्ट था कि कोई भी वो टाइम पे एक्टिविटी करना बहुत डिफ़िकल्ट था. 1998 की बात है. पापा के लिए अपार्ट फ्रॉम द लाइक खाना पीना वो सब छोड़ के ये चीज़ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पैसा डालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो पापा ने रिक्वेस्ट किया उनको कि ऐसा ऐसा है, ये अगर करेगा तो आपके साथ लेके जाओ. वैसा पापा ने बोल दिया था, कम्प्लीटली फ्रीडम था पापा का. तो उसके बाद ग्राउंड पे पापा ने उनसे बात किया, और सर ने क्या किया, सर अपने पॉकेट मनी के लिए अलग अलग सेंटर में जाके कोचिंग करते थे. तो सर ने मुझे साथ में लेके जाना चालू किया. तो ऐसा डेमो करके लिए कि मैं अच्छा करता था, उनको ऐसा बोलना था कि मुझे डर नहीं लगता था हाइट से.
तो उनके साथ ही मैं भी घूमता था। तो ऐसे कुछ 2 साल निकल गए मेरे। उसके बाद अच्छा करने लगा तो एक स्वामी विवेकानंद करके केंद्र है जो बोरीली वेस्ट में ही है, तो वहाँ पे एक सर थे देखने सर, उनका सेंटर था जहाँ पे स्वामी विवेकानंद के बारे में इवन मेडिटेशन ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें सिखाते थे। तो सर वहाँ पे भी सिखाते थे। सर ने रिक्वेस्ट किया सर को कि ऐसा सा लड़का है जो थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इफ़ यू कैन गिव चांस तो वो अच्छा करेगा। तो वहाँ पे मैंने सर के थ्रू चालू किया और 2001 में मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता वो सेंटर के लिए। तो वो सर भी बहुत खुश हुए और उनके लिए भी सरप्राइजिंग था कि एटलीस्ट मतलब जिस पे उन्होंने ट्रस्ट किया वो अच्छा कर रहा है, कि वेस्ट नहीं कर रहा है। तो वो एक बात हुई और सर ने, वो सुधाकर देखने सर है, वो खुद शिवाजी पार्क में पहले करते थे जो दादर में है। तो उन्होंने हमें सब चांस दिया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसको और अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए बोरीली में ही और एक सेंटर था बना जहाँ पे ऑलरेडी स्टेट प्लेयर बन चुके थे। तो उनका ऐसा था कि वो यहाँ पे करेगा तो और अच्छा आगे जाएगा। तो उसके बाद वहाँ पे सर ने बात किया वो सेंटर में कि ऐसा एक लड़का है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे 3 साल तक डिस्काउंट दिया कि यू डोंट पे, जस्ट आके प्रैक्टिस कर। और मुझे तो करने का आदत ही था पहले से सर, और मैं बहुत मार भी खाता था क्योंकि मैं जल्दी सीखता नहीं था जब तक मार नहीं खाता था। वो आज भी मेरे सर आए तो उनके लिए ऑलवेज रहता ही, मैं उनके लिए स्टूडेंट ही रहता हूँ। तो वो चालू हुआ और सेंटर पे मैंने कंपटीशन और लेवल पर, स्टार्टिंग में आपको बोलूँ तो मेरा कुछ भी रिजल्ट नहीं था अच्छा। जैसे कुछ बच्चे मतलब जो ऑलरेडी थे वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल तक अंडर 12 के एज में, तो सर का था कि ये करे। और बोलते ना एक लंबे रेस का घोड़ा, कभी मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं क्या करूँगा आगे, स्टेट क्या होता है, नेशनल क्या होता है, वो भी मुझे नहीं पता था। तो सर ने मुझे हर एक स्टेप दिया कि अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए प्रिपेयर कर, स्टेट लेवल के लिए प्रिपेयर कर, फिर नेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर, एक स्टेप बाय स्टेप होता है, सारा स्टेप्स फॉलो करते हैं। और 2005 में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला, जस्ट 13 ईयर्स का था मैं, तभी मेरे फर्स्ट नेशनल जो अमृतसर में हुआ। पर वो मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था जो सर ने मुझे ड्रीम मतलब बोला था कि आप नेशनल खेलो तो मैं आपको ट्रैक सूट दूंगा। तो वो टाइम पे ट्रैक सूट मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, और मुझे सर ने एक ट्रैक सूट दिया था, मैं इतना खुश हुआ था, अभी भी मैंने संभाल के रखा है उसको, कि वो अचीवमेंट फर्स्ट है। कोई भी चीज़ आपको फर्स्ट टाइम मिलती है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है और उसको आप केयरफुली रखते भी हो। तो उसके लिए अचीव करने के लिए मैंने भी बहुत मार खाया है, हमेशा मार खाता ही था सर का, बिना मार खाए मैंने कुछ नहीं सीखा है लाइफ में। इवन सेम आपको स्टडी में भी बोलूँगा तो फिर वैसे ही ज़ीरो था मैं, 4th तक मुझे ABCD भी नहीं आता था, ओबक भी नहीं आता था, पर लकीली सारे टीचर्स अच्छे मिले और प्रोग्रेस अच्छा हुआ। और साइमल्टेनियसली मलखम का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि उससे मेरा कंसंट्रेशन लेवल, मेडिटेशन और लाइफ में एक डिसिप्लिन आ गया जो सबसे मैटर करता है लाइफ में, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक के लाइफ में। तो वो डिसिप्लिन आने की वजह से मैं मेरे स्टडी के लिए भी बहुत फोकस हुआ और मुझे हेल्प होने की वजह से मेरे रैंकिंग में बोलते हैं ना स्टडी में अच्छा खासा प्रोग्रेस हो। उसमें मैथ्स और साइंस मेरा सबसे बेस्ट हो गया था क्योंकि मलखम ऐसा है कि उसमें पूरे बॉडी का पार्ट यूज़ होता है, और जैसे अब रोटेशन हो गया, ऊपर से फ्लिप मारना हो गया, वो सारे एक मैथ्स ही है जो कैलकुलेशन अगर आप सिस्टम में करोगे तो वो समझता है, पर ऐसे आप यूजुअली करोगे तो आपको समझेगा नहीं कैलकुलेशन। सो नेशनल होने के बाद सर ने मुझे बोला कि अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्योंकि मैं अभी अंडर 14 में आ गया था। अंडर 14 में वापस एक नया कंपटीशन होता है, वहाँ पे एक नया डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं और वो अचीव करने के लिए आपको फिर से वापस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग हर एक पैटर्न, हर एक एज में अलग अलग कंपटीशन कंपलसरी एलिमेंट्स होते थे, तो एलिमेंट्स सेट करना और उसके बाद ऑप्शनल एक कंपलसरी होता था जो अपना खुद का एलिमेंट होता था। और मलखम में कैसे 90 सेकेंड होते थे, 90 सेकेंड के अंदर आपको 16 एलिमेंट पोल पे करना है। अगर आप रोप और हैंगिंग है तो उसका अलग क्राइटेरिया, पर उसके लिए मुझे अंडर 18 तक जाना था। तो उसके बाद मैं अंडर 14 कंप्लीट हो गया, फिर अंडर 18 में आया। फर्स्ट ईयर में नेशनल में सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे भी कंपलसरी एलिमेंट्स होते थे, तो कंपलसरी में उतना प्रिपेयर नहीं था। 5th रैंक पे आया ऑल ओवर महाराष्ट्र में, पर वो टाइम पे अचीवमेंट ऑब्वियसली कोई भी एथलीट के लिए अगर आप प्रोग्रेस हो रहे हो तो अचीवमेंट बड़ा ही होता है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर वापस किया, तो उसके बाद कंटिन्यूसली मेरे 3 नेशनल हुए अंडर 18 के। तो 4 साल से एक साल ड्रॉप हो गया था, पर 3 साल में बैक टू बैक नेशनल में रैंकिंग में था और सबसे टॉप पे, मतलब एक प्रोग्रेस बोलते हैं ना वैसे। सो उसके बाद मेरे लाइफ में और चेंजेस आ गए। एक बोलते हैं ना जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको एक पॉजिटिव स्पिरिट मिलती है, वो कॉम्पिटिशन में और खुद के लिए टाइम देने लगा। तो ओपन एज ग्रुप वो सबसे बड़ा है जो अभी यंगेस्ट शिव छत्रपति आप बोलते हैं ना, वो एज सबसे क्रिटिकल होता है। अगर वहाँ पे आप टिक गए तो आपको आगे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार प्लेटफॉर्म बन गया ओपन एज ग्रुप में तो आप डेफिनेटली अचीव कर पाओगे नेशनल पे। तो
मैं नेशनल में भी सिलेक्ट हो गया फर्स्ट टाइम ओपन एज ग्रुप में। और मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था लिटरली, क्योंकि मेरे आगे इतने सीनियर्स थे जो मैं अंडर 12 में खेल रहा था ना, वो अभी भी ओपन में खेल रहे थे वो एज में। सो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं उनको दादा दादा बोलता था, मेरे से सीनियर थे तो। और मैं नेशनल में लग गया। ऑब्वियसली एक लगता है ना अपने साथ 10 साल से दादा खेल रहे और उनके लिए मैं अभी जस्ट सिलेक्ट हुआ, और तो एक वो मुझे बहुत लगा। पर ऑब्वियसली कंपटीशन होती है, वहाँ पे एज नहीं देखा जाता है, आपका टैलेंट देखा जाता है। और वही चीज़ हुई और मैं टीम में भी बैठ गया। फिर हम लोग हावेरी में उसका नेशनल हुआ, वो होने के बाद नेक्स्ट ईयर आया, वापस सिलेक्ट हो गया मैं नेशनल में, स्टेट में। क्योंकि ये सब के पीछे एक था कि मैंने ना कभी गोल, जो मेरा टारगेट है छत्रपति अवार्ड, मैंने उसके बारे में एक्चुअली कभी नहीं सोचा था। जो अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है उसके बारे में कभी सोचा नहीं था। सर का ऐसा बोलना है कि अभी तू क्या कर रहा है प्रेजेंटली, उसका नेक्स्ट स्टेप सोच। तेरे सेट में अगर वो कंप्लीट नहीं तो उसको कंप्लीट करना सोच, तो ऑटोमेटिकली तू सेट पे बैठता ही है कंपटीशन में। ये स्पीड से लेके मैं करता था। पर सर का एंड ऑफ द टारगेट बोलते थे कि छत्रपति अवार्ड हमें लेना है। छत्रपति अवार्ड का डेफिनेशन क्या है, जब मैंने फॉर्म भी भरा था अभी भी मुझे नहीं पता था। तो बाद में मैं नेशनल, सेकेंड नेशनल हो गया, थर्ड नेशनल हो गया। मेरे टीम कलीग सब बोलने लगे तो कभी आया और कभी गया, मालूम भी नहीं पड़ा। सीरियसली मुझे भी नहीं याद है मैं आया और कभी गया। और TY में था मैं, और तभी मुझे छत्रपति अवार्ड डिक्लेयर भी हो गया। 2013 की बात है, शिव छत्रपति अवार्ड मुझे डिक्लेयर हो गया एज अ यंगेस्ट शिव छत्रपति अवार्ड। और उसके बाद 2015 में, मतलब 2 साल का गैप, वो अवार्ड में गवर्नमेंट के थ्रू, तो 2015 में मुझे अवार्ड दिया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। पर उसके बाद जो मैं स्वामी विवेकानंद केंद्र जहाँ पे मैं सीखता था, वो सर के पास गया, मेरे गुरु के पास गया। मतलब सबके आंख में एक आंसू आ गए, इमोशनल, क्योंकि उन्होंने 90 मतलब 13-14 साल पहले जिस पे ट्रस्ट किया था कि वो लड़का जिस पे हम लोग क्लब पे बुला के उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे, तो वो वर्थ नहीं गया। कि ऐसे नहीं कि कुछ आते और जाते नहीं इंटरेस्ट है तो नहीं करते। ऐसे मेरे लाइफ में भी बहुत जन थे, आए गए वो चालू ही था। सर, इंडियन स्पोर्ट है मल्लखम्ब, एंड वो इंडियन स्पोर्ट होने के बाद भी लोग मतलब इंडिया में मल्लखम्ब को इतना ज्यादा क्यों नहीं जानते? अभी मैं पास्ट की बात करूँ तो पहले ऐसा था कि किसी को सच में नहीं पता था। जिम्नास्टिक भी बोलो तो फ्यू, अगर मैं जिम्नास्टिक बोलूँ तो 20%, और उसमें मल्लखम्ब में 5% भी पकड़ूंगा। वो पहले की बात है, मैं पास्ट की। मैं खुद मेरी एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं स्कूल में था, तो जब मैं मल्लखम्ब करता था, मैं मेरे फ्रेंड्स को बोलता था उनको क्या वो डंडा, वो लकड़ा, क्योंकि उनके इमेज में एटलीस्ट फ्रेंड्स को क्यों पता है, क्योंकि मैं करता था। जैसे कि रैली में हो गया, गुड़ी पाड़वा के, वो सारे में वो टाइम पे करता था, उनको पता है हाँ। पर मल्लखम्ब नाम का शब्द नहीं पता। मैं कुछ कॉलेज में भी, जब स्कूल और कॉलेज में था, तो उनका बोला था कि ये सब स्पोर्ट्स में क्या है, कुछ लाइफ नहीं है, चड्डी पहन के ये सब कसरत करना है, ये सब ऐसा उनका मेंटेलिटी था एक्चुअली में। पर वो सब ठीक है, अगर आप वो चीज़ को रखते तो आप आगे नहीं जा पाओगे। और आप करंटली अभी बात करोगे तो मल्लखम्ब को सबसे ज़्यादा ग्लैमर आया। इसका पूरा क्रेडिट मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने मल्लखम्ब ही नहीं बोलूँगा मैं, इंडिजिनियस गेम को उन्होंने एक बूस्ट कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने 21 जून में जो होता है इंटरनेशनल योगा डे, उसके वजह से ये डिक्लेयर हो गया कि ये बाबा इंडिया का ही है। पर ऐसे ही सेम उन्होंने इंडिजिनियस स्पोर्ट्स हो गया, जिसमें से मल्लखम्ब हो गया, बाकी नॉर्थ के कुछ स्पोर्ट्स हैं, उनको सारों को उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि वो सारे गेम इंडिया में वापस आने चाहिए, जो कि हमारे खुद के स्पोर्ट्स है। उसके बेनिफिट्स तो नेक्स्ट लेवल है अगर आप करोगे तो, अदरवाइज नहीं करोगे तो डिफिकल्ट ही है, सबके लिए डिफिकल्ट है। और इसमें और एक चीज़ ऐड करूँगा कि मल्लखम्ब मतलब ग्लैमर आने का सबसे एक मेन रीज़न है, जैसे इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंस दिया, उसके बाद लोगों को और भी मालूम पड़ा। जब मैं एक टीवी शो में गया था तो उन्होंने मुझे यही पूछा था कि आप इंटरनेशनली पहले जाके मल्लखम्ब कर रहे हो, आप इंडिया में क्यों नहीं कर रहे, इंडिया में इतने टैलेंट शो है। तो मैंने उनको सिंपली एक ही क्वेश्चन का आंसर किया कि अपने इंडियन कल्चर को इम्पोर्टेंस दे देनी है। जबकि मैं बाहर जाने के बाद उन्होंने इतना इंपॉर्टेंस दिया, उनके घर घर जाके ये चीज़ें बताया, और इंडिया में नहीं पता, उसका मुझे भी बुरा लगा। पर उसके बाद जब मैंने उनको आंसर किया तो उनको वो भी एग्री हुए, और उन्होंने भी अपने चैनल में ये चीज़ को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया। तो मैं एक मानता हूँ कि पहले की बात अभी पास्ट बहुत अलग है। आज मैं भी खुद इतने कंट्रीज़ में प्रेजेंट कर चुका हूँ मल्लखम्ब, इंडियाज़ में भी इतने शोज़ हो चुके हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली उसको एक स्पेशल फंड ऑर्गेनाइज किया है। खेलो इंडिया एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। जैसे कि एक ड्रीम होता है ना सारे इंडिया में किसी को कॉम्पिटिशन खेलना, तो एक खेलो इंडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। उससे एक नेशनल गेम है, जो ऐसे स्पोर्ट्स है इंडिया के जो सबसे हाई लेवल पे है। तो स्टार्टिंग एज में अगर जैसे मेरे लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, वैसा एक
एज अ नेशनल प्लेयर है उसके लिए खेलो इंडिया और नेशनल गेम ऐसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है और वो चीज़ में मलखम इंक्लूड हो चुका है। तो पहले कैसा है, यूजुअली मैं आपको क्यों बोलूँ कि इम्पोर्टेंस ये भी रीज़न से नहीं देते होंगे कि इसमें करियर क्या है, किसी ने कभी करियर के रूप से देखा नहीं था। हाँ, हॉबी के हिसाब से, मैंने भी कभी करियर के हिसाब से नहीं देखा था और अभी भी जो करंट कर रहे हैं उन्होंने भी करियर के हिसाब से नहीं। पर आज हम लोग बोल सकते हैं कि इसको एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर आपको एज ए एथलीट नहीं बनना तो आप एज ए आर्टिस्ट बन सकते हो इंटरनेशनली, जो कोई वर्ल्ड वाइड ग्लैमर हो गया है मलखम को। हर एक आर्टिस्ट को लेना चाहता है मलखम आर्टिस्ट को, क्योंकि वो आर्टिस्ट ऐसा है कि वो सबको सीखने कम से कम मिनिमम 15 से 16 साल आपको देना पड़ेगा एक अच्छा मलखम प्लेयर बनने के लिए। उसके बाद ये आर्टिस्ट के लिए उसमें डांस फॉर्म और सारी चीज़ें आती है। तो ये सारी चीज़ें आज मलखम का प्लेटफॉर्म में प्राउडली बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता है, भले नाम नहीं पता होगा लेकिन हाँ एक बार देखने के बाद अच्छा हाँ वो मलखम, सो उसका डेफिनेशन ऑब्वियसली वो उसके लिए सेमिनार लेना पड़ेगा मुझे नए लोगों के लिए। पर मलखम को अच्छा खासा ग्लैमर आया है पूरे कंट्री में। मलखम को स्प्रेड करना एक्चुअली ये हर एक मलखम प्लेयर का भी काम है। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कोई रियलिटी शो में हम लोग मलखम परफॉर्म करते हैं तो वो आजकल सारे कॉमन, एक गरीब से गरीब के घर में भी टीवी है तो वो प्रेजेंट होती है उसके थ्रू और वो देख सकते हैं कि इसको मलखम बोलते हैं। मैं अभी नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट सारे इंडिया के कॉर्नर्स पकड़ूँ तो हर एक के घर पे जाता है टेलीविज़न टैलेंट शो। सो मुझे बुरा लगता है उस बात का कि नहीं पहुंचा है, पर मैं इस पर और कम ये करूँगा कि आने वाले रियलिटी शो हो गए या फिर कोई गवर्नमेंट इवेंट हो गए वहाँ पे मलखम का ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, जिसके थ्रू मलखम और स्प्रेड हो और ऐसा कोई बंदा ना हो इंडिया में जो मलखम को नहीं जानता। जैसे योगा बाय डिफ़ॉल्ट सारे लोगों को पता है, एक 80+ या 90+ ईयर के लोगों को भी एज के और एक बच्चा जो होता है 2-3 साल का जो आज वो भी योगा करते हैं। इंटरनेशनली एशिया में बहुत वायरल हो गया है योगा, इंडियन को बहुत अच्छा खासा प्लेटफॉर्म आ गया। सेम वैसे ही मलखम को भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आ जाए। बहुत पेरेंट्स कहते हैं कि अगर बच्चे को हम किसी यंग एज में मतलब किसी स्पोर्ट में डालें तो उनको इंजरीज हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? अभी मैं एज अ आर्टिस्ट प्लस अभी एज अ कोच भी हूँ। मैं कुछ स्कूलों में मेरे मलखम क्लास, जिम्नास्टिक क्लास चलते हैं। तो पास्ट का बात करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे सेफ्टी कम थे और अभी पहले कैसा होता कि 8 फुट का मलखम देख के ही सामने वाला हिल जाता था 8-8.5 फुट का, तो ऑब्वियसली वो बच्चा ऊपर बैठेगा तो पेरेंट्स को और भी डर लगेगा। और करंटली मैं जस्ट मेरी बात करूँ तो मैं पोद्दार जंबो किड्स ऐसे मतलब 2-3 अलग अलग स्कूलों में काम करता हूँ एज अ प्रोफेशनल प्री प्राइमरी स्पेशलिस्ट। सो मेरे पास 2 इयर्स के बच्चे से लेके अभी मेरे पास 58 इयर्स 60 इयर्स के क्लाइंट है जो करते हैं मलखम। सो यहाँ पे एज बैरियर तो नहीं होता किसी में। मैं मलखम को बोलूँगा एज अ जो फिटनेस के लिए या फिर एक्सरसाइज के लिए आता है। और डर की बात है एज लिमिट अगर आपको करना है तो डेफिनेटली आपको सिर्फ अंदर से होना चाहिए कि आपको करना है। नहीं करना है तो मैं आपको कितना भी आप पेरेंट्स भी आपके कितने भी पैसा खर्चा करें तो आप नहीं अचीव कर पाओगे। तो मैं स्कूल में जस्ट मेरा इंस्टेंट बताता हूँ कि अब बच्चों को डर लगता है तो उसमें टेक्निकली हम लोग को मलखम में जाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। वी कैन स्टार्ट विद द स्मॉल पोल लाइक 1 फीट का, 2 फीट का, 3 फीट का। और उसके लिए सेफ्टी जितने भी मैट्स लगते हैं, क्योंकि अगर एक बार विलेज की बात करोगे तो उनके ऑप्शन नहीं होता कि मैट्स और सारी फैसिलिटीज़। पर आप एक बार सिटी में बात करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे फैसिलिटी और सारी चीज़ें मिल सकती है। और हम लोग ऐसे टेक्निकली बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं कि ऐसे मतलब कंपटीशन लगा दो, उनमें 3-4 पोल लगा दो, नीचे सेफ्टी मैट लगा दो। तो अगर उनको मलखम करके बताओगे तो नहीं करेंगे, पर उनको कंपटीशन जैसे बताओगे जो कौन जाके सबसे ज़्यादा ऊपर जाके बैठता है, छोटे पोल पे बोल रहा हूँ मैं, टारगेट कर रहा हूँ बिलो प्री प्राइमरी बच्चों को 5 बच्चों। तो एक बार उनमें बचपन से वो चीज़ आ गई ना तो जो जैसे मैं क्यों जनरेशन गैप है। जैसे हम लोग बचपन में खेलने के लिए पहले ऑप्शन नहीं था तो हम लोग झाड़ पे चढ़ गए, यहाँ पे कुछ खाया या फिर मतलब कहीं ना कहीं या फिर चिप्पी खेलना या फिर जो पहले की बात है नेचुरल गेम थे वो। अभी मोबाइल आ गए तो लोग बाहर जाते ही नहीं, पेरेंट्स भी नहीं भेजते आजकल की सोसाइटी में। तो ये इससे मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि जब बच्चों को ये प्लेटफॉर्म मिलेगा एक फ्रेंडली जहाँ पे बच्चों को कुछ होगा नहीं हर्ट्स, पेरेंट्स भी देख के पहले वो सेफ्टी देखते हैं। जैसे आपने पूछा कि पेरेंट्स को डर लगता है तो वो चीज़ एक सेफ्टी देखने के बाद पेरेंट्स ऑटोमेटिकली अरे ये तो इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो पेरेंट्स को हम लोग एज अ कोच में अभी ये बताता नहीं हो कि आपका बच्चा मलखम टेक्निकली सीख रहा है मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल, बस उसको पहले फन दीजिए। एक बार वो यूज्ड हो जाएगा, जब वो मलखम बोलने लग जाएगा ना एवरी डे कि मुझे मलखम क्लास है, मुझे मलखम करना है, तो डर नाम का चीज़ खत्म हो जाता है।
फिर धीरे धीरे बच्चों को 6 फीट 7 फीट 8 फीट वो सारी चीज़ें, फिर उसको रियलिटी बताना है कि आपको इस पे करना है। पर उसके बाद वो अगर वो 5-4 फीट पे कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली उसको 8 फीट पे ले ज़्यादा से 3 से 4 दिन लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये टेक्निकली हम लोग को मलखम्ब को और प्रोग्रेस करने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो सर कितना ज़रूरी है हमारे इंडियन स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना? इंडियन स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना मैं इसमें बोलूँगा, क्योंकि मलखम्ब नॉट मलखम्ब ओनली, ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स है। एक्चुअली हमारे इंडियन का है, मुझे ऐसा लगता है कि एक मेंटेलिटी होता है कि हमें वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो करना चाहिए। वहाँ पे हम लोग का एक मेंटेलिटी जो है लोगों का, वो एक ऐसा चेंज होना चाहिए जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर जो है ऑफ इंडिया अपने जो नरेंद्र मोदी, उनका विजन बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि देखो हम किसी नए स्पोर्ट्स को सीखना है तो हमें टाइम लगता है वो गेम को समझने के, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझने के लिए। पर वही इंडिजिनियस स्पोर्ट्स जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है इंडियन के, जिसमें हम लोग ऑलरेडी बचपन से माहिर है, हम लोग फिर वो चीज़ छोड़ के वेस्टर्न कल्चर क्यों कर रहे हैं? इसमें मैं सबसे बड़ा मैं पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, स्पेशली मतलब जो गेम से रिलेटेड होते हैं। तो जितनी बार भी मैंने नरेंद्र मोदी जी का स्पीच सुना है, उन्होंने बहुत बार बोला है कि जब हमारे बच्चे हमारा खुद का गेम खेलेंगे, इंडिजिनियस गेम स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो वहाँ पे ओलंपिक में और अच्छा मेडल्स ला सकते हैं। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि हम इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को आगे लाएं जो कि हमारे कल्चर से रिलेटेड है, जिससे हमारा और भी वर्ल्ड वाइड फेमस हो, और फॉरेनर ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं। ये ना हो कि इससे से लेट हो जाए और हम पीछे रह जाए और वो आगे चले जाए, जैसे कि योगा में ऑलरेडी हुआ है। और योगा अभी नो डाउट इंडिया के पास ही है उसका कॉपीराइट पूरा। सो सेम राइट मलखम्ब के लिए भी है। आज मैं इतने कंट्रीज में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि फॉरेन में जो पोल डांस, हाँ पोल डांस का स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि वो उसका फाउंडर यही है मलखम्ब। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो पोल डांस जो यूरोप में, एशिया में, जो भी फॉरेन कंट्री में चलते हैं पोल डांस, उसका फाउंडर पोल मलखम्ब ही है। और इसके थ्रू ये चीज़ें अगर मलखम्ब हम आगे लेके जाए तो और भी ज़्यादा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को हम लोग बचा सकते हैं, और इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे इंडिया का नाम मलखम्ब में सबसे टॉप हो सकता है। और उसका बेनिफिट एक सबसे ज़्यादा होगा जो ओलंपिक, एशिया गेम है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसमें और एक मेडल बढ़ सकता है ओलंपिक में इंडिया का। तो सर एक अच्छे स्पोर्ट्समैन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मैं मेरी बात करूँ तो मैं पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, अगर मतलब मलखम्ब से कोई गिर जाए तो फिर मेरा चांस आ जाए, और ये चीज़ें मैं पहले बहुत सोचा था। मतलब जब छोटा था 2014 ईयर्स का था, अंडर 12 की बात, अंडर 12 अंडर 14, पर वो बहुत नेगेटिव थॉट्स था मुझे पता है। पर जब से मैंने मेडिटेशन में सारी चीज़ें चालू की है तो चेंजेस ये मेरे लाइफ में बहुत आया। और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन उसके अब मेरे लाइफ में मैंने यही सोचा था कि मुझे मेरा बेस्ट देना है। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अगर कोई आइडियल होना चाहिए तो हमें हर एक स्पोर्ट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, नॉट नेसेसरी कि मेरा स्पोर्ट्स है तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हमें एज अ टीचर्स जो गुरु होते हैं हमें उनका तो बाय डिफॉल्ट हमें मतलब उसके सिवा हम लोग जीरो है, कुछ भी नहीं है। वो एक चीज़ होता है। फिर आप जजिंग जब आप कॉम्पिटिशन में प्रेजेंट कर रहे हो तो जज का जो फाइनल रूल्स है मतलब रूल्स है, तो उसके आगे आप आर्ग्यू करते हो तो दैट मीन्स आप प्रूफ कर रहे हो कि मैं बेस्ट हूँ। पर आपके सामने जो जजेस है ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ डिग्री अचीव की है, तो ऐसा बोलना है कि जो जज का बोलना है इज डेफिनेटली राइट। आप जब प्लेटफॉर्म पे हो मलखम्ब या फिर कोई भी कंपटीशन प्लेटफॉर्म पे हो, सो आपका एक वेल डिसिप्लिन होना चाहिए प्रेजेंट। अब आने के बाद आपका एक बोलते हैं ना, एक आपको देख के सामने वाला समझ जाना चाहिए कि ही इज रिस्पेक्टिंग ऑल द इक्विपमेंट्स। हमें इवेंट्स एप्रेंटिस की बात भी है तो वो भी एक चीज़ है। और आपको देख के मेन चीज़ ऐसा है कि आप परफॉर्म करें तो आपको 10 लोग, आप अकेले नहीं, आपको 10 आंखें आपके ऊपर है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ 10 आंखें, पर आप जब कर रहे हो उसके बाद आपका जो फिनिशिंग, एंट्री, एग्जिट सारी चीज़ें आपको जूनियर देखते रहते हैं। आपको जब आप ये सारी चीज़ें एक आइडियली अच्छी तरह परफॉर्म करते हो तो आपको जो जूनियर आने वाले हैं वो आपको इंस्पिरेशन होता है। वो हमेशा मैंने भी मेरे लाइफ में लिए मेरे सीनियर से। और एज अ आइडियल स्पोर्ट्स पर्सन हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, जजेस का रिस्पेक्ट, ड्रेस कोड जो भी है, अगर आपको एज अ मैं डीपली जाऊँ तो कंपटीशन में जो टाइमिंग्स होते हैं वो टाइम्स को फॉलो करना चाहिए। इंटरनेशनली तो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसमें आपके डिडक्शन होते हैं, पर आप ये चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन लाइफ में आओगे। नॉट ओनली स्पोर्ट्स, इधर आपकी स्टडी भी आती है, स्टडी को इग्नोर नहीं करना है। तो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का भी रिस्पेक्ट है। तो एक ओवरऑल बोलते हैं ना स्पोर्ट्स पर्सन में ये क्वालिटी होनी चाहिए। सो लड़कियों को स्पोर्ट्स करने में मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, एंड अब मलखम्ब में गर्ल्स भी कर रही हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि मलखम्ब एक बॉयज का स्पोर्ट है।
करंटली अभी मलखम में भी देखें तो पहले मलखम गर्ल्स नहीं करते थे, Right. रोप मलखम करते थे, उसमें भी लिमिटेड गर्ल्स होते थे, क्योंकि मैं अभी जनरेशन गैप बोलूँगा उसमें भी सेम ही है, क्योंकि पहले के गर्ल्स पेरेंट्स का थिंकिंग था कि वो मतलब क्या करेंगे सब चीज़, बाद में उनको शादी करना है, उनका ये सारे कॉमन इंडियन मेंटेलिटी होती थी, जैसे कि गर्ल्स ज़्यादा भी कुछ करे तो सोसाइटी में उनका बोलना कि अरे आपकी लड़की ये कर रही है, वो कर रही है, दिस इज़ नॉट गुड, उसमें छोटे कपड़े होते थे, ये सारी चीज़ें बहुत बोलते हैं ना जनरेशन गैप बोल सकते हैं इसमें। पर अभी का लास्ट 5-6 साल में बोलूँगा, उससे ज़्यादा ही बोलूँगा कि गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा हो गया हर एक स्पोर्ट्स में, क्योंकि जनरेशन गैप पेरेंट्स को भी पता है कि आज एक इंस्पिरेशन निकल, जैसे दीपा कर्मकर जिम्नास्टिक में उसने अच्छा किया, उसको देख के 10 पेरेंट्स और इंस्पायर हो गए कि नहीं मेरी गर्ल्स भी, मेरी लड़की भी कर सकती है, तो उन्होंने जिम्नास्टिक के लिए डालने लगा। जैसे मलखम में भी एक हिमानी परब करके उसने अच्छा किया, तो उसको देख के बाकी पेरेंट्स भी इंस्पायर हो गए, अरे ये लड़की कर सकती है तो मेरी लड़की क्यों नहीं। एक पेरेंट्स, ये सिर्फ जनरेशन गैप ही बोलूँगा मैं, क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंडिया में यही है, क्योंकि कोई भी विलेज हो गया, सिटी हो गया, वहाँ पे गर्ल्स है और सिखाने वाला कौन है वो भी मैटर करता है कभी कभी, कि अगर कोई जेंट्स है तो पेरेंट्स, जिसकी मतलब पेरेंट्स को लगता है कि ऑब्वियसली कोई भी हो जिसकी लड़की है या फिर बेटी है, उसको सारी चीज़ देखना पड़ता है कि सिखाने वाला कौन है, क्या है एटमॉस्फेयर, क्या है, कपड़े क्या पहने हैं, क्योंकि आप सिटी में तो मतलब मुंबई की टीम हो गई, मुंबई सिटी की, ठाणे, ऐसा महाराष्ट्र की भी टीम पकड़ लो या फिर बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं विलेजेस में, जहाँ पे उनके गर्ल्स के टैलेंट होता है पर वो दिखा नहीं पाते। हाँ, उनको एक लिमिटेड, उनके जज या फिर कोच बहुत बोलते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं, पर वो बोलती है ना एक सोच जहाँ पे उनकी लिमिट है ना, उनका भी गलती, मैं ये भी बोलूँगा कि पेरेंट्स का भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने चीज़ देखी नहीं है। जब वो कंपटीशन के लिए जाएंगे, उनको देखेंगे अरे मेरी बेटी को इतना है मिल रहा है, ये बाकी बेटियों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो ऑटोमेटिक पेरेंट्स एक ट्राई तो करता ही है, और उसमें अगर लड़की ने बेस्ट कर दिया तो फिर वो एरिया की, वो डिस्ट्रिक्ट की, वो स्टेट की इंस्पिरेशन बेटी बन जाती है। एंड सर कितना जरूरी है कि ये सोच बदलना कि लड़कियों को अब आगे लेके जाना है? और मेरा मानना है, मैं एज अ कोच करता हूँ तो मुझे पेरेंट्स पूछते हैं कि जेंट्स फीमेल कोच है कि नहीं, तो वो तो मैं डेफिनेटली रखता हूँ एज अ सोसाइटी प्रोटेक्शन एंड ऑब्वियसली गर्ल्स के पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो सारी चीज़ें। और मैं मानता हूँ कि अगर हम लोग जेंडर अगर रखते हैं तो दैट इज़ नॉट गुड, मतलब अगर मेरे सामने जो भी है स्टूडेंट तो मैं उनको एक ही नज़र से देखूंगा, मेरे लिए बॉयज़ भी सेम है और गर्ल्स भी सेम है, और उनको मैं अगर गर्ल्स कर रहे हैं तो अच्छा है तो मैं उसको भी आगे ही लेके जाऊंगा, बॉयज़ नॉट नेसेसरी वहाँ पे मैं बॉयज़ को आगे इंपॉर्टेंस दूँ, क्योंकि आज नेशन को बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा रिजल्ट स्टडी के मामले में बोलो, आप स्पोर्ट्स में भी सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन आज गर्ल्स को प्लेटफॉर्म आने की वजह से उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि हमारी इंडियन जो गर्ल्स है वो बहुत पावरफुल है, बस उन्हें प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो ये सोच प्लेटफॉर्म एंड सपोर्ट की जरूरत है, प्लेटफॉर्म डेफिनेटली, और हम जैसे कोच, जैसे अच्छे कोच मिलेंगे तो डेफिनेटली वो पेरेंट्स को इंस्पायर कर पाएंगे, वो पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, और इसके थ्रू हमारा नेशन और स्ट्रांग होगा। और मेरा यही पॉजिटिव स्पिरिट है कि और गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा मलखम या फिर और भी जो भी स्पोर्ट्स है तो उन्हें भी ये दुनिया देखने पड़े और दुनिया देखने मिले, ताकि आने वाली जनरेशन उनकी जो बेटियां हैं वो और ज़्यादा इंडिया का नाम रोशन करें। सर मलखम के बेनिफिट्स क्या है? मलखम के ऐसे देखे तो अनगिनत फायदे हैं। अगर आप एक मलखम प्लेयर को देखोगे तो उसके ओवरऑल बॉडी में हर एक ऐसा फैट नहीं दिखेगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखेगा एक स्ट्रॉन्ग। इवन गर्ल्स को भी आप देखोगे तो यूजुअली जो ऐसे डाउन करके चलते हैं, अगर आप गर्ल्स एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनका शोल्डर स्ट्रेट ही होता है और उनका बात करने का भी एक तरीका अलग है, आपको मालूम पड़ जाएगी आई थिंक यू आर इन स्पोर्ट्स पर्सन, डायरेक्टली आप बोल दोगे। तो वो एक चीज़ बहुत बड़ा फायदा है मलखम का। और एक चीज़ ऐसा है कि इसमें डर, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंट लेवल और सबसे मेन चीज़ बोलूँ तो सेल्फ डिफेंस। इसमें गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा ये फायदा है कि वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, उनका मेंटलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो कोई भी चीज़ को फेस कर सकते हैं। और डिसिप्लिन आने की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। तो कोई भी स्पोर्ट्स को अगर आप डिसिप्लिन में फॉलो करोगे तो आपको इसके फायदे डेफिनेटली मिलेंगे और डेफिनेटली उसमें लाइफ आपकी चेंज हो सकती है। तो सर हमारे इस इनिशिएटिव बॉर्न टू शाइन के बारे में आपका क्या कहना है? सो बेसिकली मैं इसके लिए ये बोलूँगा कि बॉर्न टू शाइन ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इसलिए कि उन्होंने इंडिजिनस स्पोर्ट्स को प्लेटफॉर्म दिया है। इंडियन स्पोर्ट्स जो कि हर एक को मतलब इंस्पिरेशन देगा हमारे इंडियंस को, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर तो सबको पता है, आजकल सारे लोगों को, अब कोई भी कॉमन सिटीज़ में रहने वाले वो फॉलो कर दे, इंडिजिनस स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस समझेगा। और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स बॉर्न टू शाइन को देना चाहता हूँ और ऐसे ही इंस्पिरेशन स्टोरी लाते रहे ताकि आने वाली जनरेशन को हमारा एक नया बोलते हैं ना, एक नया प्लेटफॉर्म मिले कि
इंडिजिनियस स्पोर्ट्स में बहुत कुछ है, बस हमें पता नहीं था, हमें हाफ नॉलेज मिला गया है, ऐसा मैं बोलूँगा। एक पोटेंशियल प्रोडिजी मलकम में कैसे पता चलेगा? यूजुअली हम लोग पहले बच्चों को बुलाते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, और उसको डर लग रहा है कि नहीं, मेन चीज़ वो मैटर करता है। क्योंकि मलखम में बोलते हैं ना, एक जिगरा चाहिए रहता है कि अगर ड्रॉप करना है, जंप करना है, फ्लिप करना है, तो अगर गट्स नहीं रहेगा तो उसको बहुत मतलब जीरो से चालू करना पड़ता है। उसके लिए बहुत प्रोसेस है, बेसिक लेवल पे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उसको। पर अगर आप एक मतलब बॉर्न टैलेंट बोलते हैं, आने के बाद हमें मालूम पड़ जाता है कि जैसे वो क्लाइंबिंग कर रहा है, फर्स्ट स्टेप तो हमको क्लियर हो जाता है कि डेफिनेटली अच्छा करेगा। बस बाकी ऑब्वियसली एज अ टीचर हम लोग को स्टेप्स तो सिखाने पड़ेंगे सारे। पर अगर वो मलखम पे क्लाइंबिंग इजीली कर रहा है, रोप पे क्लाइंबिंग इजीली कर रहा है और उस पर डर नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा मलखम प्लेयर बन सकता है। एंड सर, आपने कितनी कंट्रीज में मलखम को रिप्रेजेंट किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है? सबसे पहले मैं जॉर्जिया गया था, जॉर्जिया's गॉट टैलेंट। वहाँ पे 3 बार जा चुके हम लोग, मतलब फाइनल के लिए सिलेक्शन एंड देन सेमीफाइनल। फिर उसके बाद जापान में गए हैं, जापान में भी 2 बार जा चुके हैं, 2017 फिर 2016। वहाँ पे भी इंडियंस कल्चर को स्पेशली मलखम के लिए मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था इसके लिए। फिर उसके बाद यूएई में भी मेरा एवरी ईयर वहाँ पे मलखम फंक्शन होता है, फरारी वर्ल्ड में, अबू धाबी में। फिर लास्ट मतलब 4 साल से कंटिन्यू जा ही रहा हूँ। और उसके बाद पोलैंड, यूरोप में देखा तो पोलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, और फिर क्या बोलते हैं, फिर यहाँ पे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये सारे कंट्रीज़ में। इसके बाद कतार में भी हम लोग ने परफॉर्म किया है, और यूरोप में और फ्रांस में भी हम लोग ने मलखम किया है। सो ओवरऑल हमने 14 कंट्रीज़ में, उसमें भी 2-3 बार एक ही कंट्री में हम लोग ने विजिट किया है, सिर्फ मलखम के लिए, स्पेशली फॉर मलखम। सो मैं जो भी हूँ उस मलखम की वजह से ही हूँ। सर, आपको कितना प्राउड फील होता है जो आप इंडिया को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज अ कल्चर हम लोग मलखम को लेके जाते हैं, तो मैंने जितने भी कंट्री में गया हूँ, एक देखने का नज़रिया सीरियसली आपको इंडिया में नहीं फील कर पाओगे आप। जब इंडियन कल्चर को आप बाहर लेके जाते हो ना, सो कोई भी कंट्री में गया हूँ मैं, जितने भी कंट्री में, उनका देखने का नज़रिया, रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर्स को, इंडियन फ्लैग को, जब हम लोग एक्ट करते हैं उसके बाद तो वो शॉक हो जाते हैं कि ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है, ऐसा उनका थिंकिंग होता है लिटरली। और वो जो पोलाइटनेस है बात करने का कि इंडियंस आए अपने पास, तो उनका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। और मैंने लिटरली फील किया है, इंडिया में नहीं पर फॉरेन में जाने के जो फील किया ना, मैं उसको शब्दों में भी नहीं बयां कर सकता, सीरियसली बोलूँ तो। और आज मैं जो भी हूँ इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मलखम, और मैं आगे भी यही लेके जाना चाहता हूँ मलखम को लाइफ में पूरे। सो गाइस, ये था हमारा आज का एपिसोड बोर्न टू शाइन में, एंड आई होप कि आप लोगों ने इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बोर्न टू शाइन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू so much sir for coming. It was great meeting you. Same you. Thank you your channel.